तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो मैटर की स्टेट्स आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता। लिक्विड में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, लिक्विड असंपीड्य होता है ना। और द्रव और गैस, यानी कि द्रव फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लूइड जो है हम इसमें लिक्विड और गैस दोनों बोल सकते हैं, लिक्विड और गैस, ये दोनों क्या है, फ्लूइड यानी कि तरल जो कहते हैं। आपके घरों में जो एलपीजी आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी लिक्विड है ना। और जो आपने लिक्विड चीज़ें देखी हैं, पानी है, दूध है, ये सब चीज़ें तो लिक्विड में ही होती हैं। ठीक है, तो लिक्विड के बारे में, लिक्विड प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दाब। ठीक है, यानी कि पानी में एक जो है प्रेशर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिक्विड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी हो सकती है क्या, कि उसका कोई आपकी आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो जो लिक्विड के बारे में प्रॉपर्टी है, हमको पता है क्या है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कोई शेप नहीं होता है लिक्विड को। हम जिस बर्तन में भर देंगे उसी का आकार ले लेंगे। वैसे ही गैस का भी होता है, लेकिन गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है, कंप्रेशन होता है गैस में। ठीक है, और जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम किसी बेलनाकार वस्तु में डाल दें तो बेलन का आकार हो जाएगा। सिलेंड्रिकल में डालेंगे तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर मीन्स जो, जैसे माना हमने एक यहाँ पे कोई बीकर ले लिया। ठीक है, ये ले लिया और इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट, सपोज इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो ये इसकी सतह है। ठीक है, ठीक, ये इसके अंदर क्या है, पानी। क्या है, पानी, लिक्विड, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर के बारे में मैं तुमको समझाना चाह रही हूँ कि प्रेशर होता क्या है। ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड इन सतहों पर एक अविलंबवत क्या लगाता है, बल लगाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड है, आपने देखा होगा घर में जब आप पानी की बकेट लेते हो ना, पानी की बकेट में क्या होता है, अगर आप ऊपर से मग ऐसे खाली खड़ा करते हो तो ऐसा नहीं लगता नीचे से भी कोई फोर्स लग रहा हो, नीचे बाइंड फोर्स कहते हैं उसे, उत्प्लावन बल। ठीक है, इसका मतलब जो लिक्विड है उसमें से भी एक फोर्स लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर रखते हैं तो उसके अभिलंबवत जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर, यानी कि दाब। ठीक है, प्रेशर P इक्वल्स टू होता है F अपॉन A, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये आपका प्रेशर। अब फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों में। पहला तो उस वस्तु पर लगे अभिलंबवत बल पे। ठीक है, और दूसरा उस सतह के क्षेत्रफल पर, उस पे डिपेंड करता है क्या, प्रेशर। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली है, एरिया। ठीक है, अगर हम एरिया कम लेंगे तो वहां पे दाब ज्यादा लगेगा, अगर हम किसी वस्तु का एरिया ज्यादा लेते हैं तो वहां पे दाब कम लगता है। जैसे कि सुई है, सुई की नोक कैसी होती है, पतली होती है ना, यानी कि जिस ओर से हम उसको हम किसी दीवार पे डालने की कोशिश करते हैं तो उस ओर नुकीली होती है ना। तो जितना उसका नुकीलापन होगा उतना दाब कम लगेगा और आसानी से वो क्या हो जाएगी, दीवार पर गड़ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रेशर और एरिया में ये रिलेशनशिप होता है, यानी कि एरिया अगर ज्यादा तो दाब कम लगेगा। जैसे आपने देखा होगा घर में जब फाउंडेशन डलती है ना, तो बनाते हैं, फाउंडेशन जो होती है वो चौड़ी बनाते हैं। जितनी चौड़ी फाउंडेशन होगी उतना प्रेशर कम क्या होगा, घर का उतना प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। तो प्रेशर और ये एरिया और प्रेशर जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, फोर्स की हो जाएगी
पर एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। अब जो पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में जो है स्टडी किया, तो उनके नाम पे इसकी एक यूनिट पास्कल भी होती है। क्या होती है? पास्कल। ठीक है, तो जो पास्कल है, एक पास्कल जो है वो कितना होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल को ये कहते हैं। और इसके अलावा जो दाब की अदर यूनिट है, एक यूनिट इसकी वायुमंडल भी होती है। ठीक है, तो एक वायुमंडल बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये वायुमंडल भी दाब की एक यूनिट है। ठीक है, और एक बार भी क्या है? एक यूनिट है दाब प्रेशर की। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये आपकी कुछ यूनिट है। और उसके अलावा जो डायमेंशन होती है इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन अगर निकालेंगे तो फोर्स की डायमेंशन होती है m×10⁻², और जो एरिया है उसकी हो जाएगी L²। ये L² ऊपर जाएगा तो ये आपके आ जाएगी mL⁻⁻1 T⁻²। ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये दाब के बारे में कुछ चीजें थी। दाब के बारे में सबसे मेन चीज यही है कि दाब, एरिया और प्रेशर जो है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। यानी कि अगर दाब कम लेना है किसी चीज का, तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात है? एरिया बढ़ाना पड़ेगा तभी दाब कम लगेगा। तो अब इसमें नेक्स्ट चीज है, अगली चीज है किसी द्रव के अंदर जो है दाब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है तरल स्तंभ के कारण दाब। तरल स्तंभ के कारण दाब। ठीक है, तरल स्तंभ के कारण इसका मतलब क्या है? कोई हमने एक वो लिया है, क्या एक कंटेनर लिया है, एक पात्र लिया है इस टाइप का। ध्यान से देखिए इसको, ये कंटेनर है, इसके अंदर है एक स्तंभ रखते हैं। स्तंभ का मतलब एक बेलनाकार, सपोज बेलनाकार स्तंभ लिया है हमने इस टाइप का। ये है बेलनाकार स्तंभ। इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, किसी तरल स्तंभ के कारण दाब कितना होता है, या तरल दाब पर गुरुत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या ले लिया? एक कंटेनर ले लिया है इस टाइप का, लिया है ना। उसके अंदर हमने एक स्तंभ का मतलब एक बेलनाकार कोई स्तंभ रखा हुआ है इस टाइप का, ये दिख रहा है ना। इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे C सपोज मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट D है। ठीक है, और ये C और D के बीच जो है दूरी कितनी है? h। ठीक, और देखो जो इस स्तंभ के कारण जो भार है स्तंभ का, वो कहाँ की ओर लगेगा? कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर। भार हमेशा नीचे की ओर लगता है ना। भार किसके कारण होता है? गुरुत्वीकरण के कारण। किसी भी वस्तु को अगर हम किसी ऊपर को फेंकते हैं तो कहाँ को आती है? नीचे को आती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये स्तंभ का भार है नीचे को होगा। ठीक है, अब अगर माना C पॉइंट पे क्या है, जो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है A है। ठीक है, और C पॉइंट पे प्रेशर हमारा हमने मान लिया सपोज P1। C पॉइंट पे प्रेशर P1 है और D पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P2 है। ठीक है, तो प्रेशर इतना है तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये जो आपका प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से फोर्स कितना हो जाएगा? C पॉइंट पे प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं P1A। P1 मान रखा है ना हमने, और क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ भी A है, यहाँ भी A है कि नहीं, और यहाँ प्रेशर P2 है, तो ये P1A तो कहाँ की ओर लगेगा फोर्स? नीचे की ओर लगेगा। लेकिन अब ये D पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कहाँ की ओर लगेगा? ऊपर की ओर
लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पानी की तल जो है उसमें प्रेशर लगाती है, यहाँ से नीचे की ओर लगाएगा और यहाँ से ऊपर की ओर। ये कितना हो जाएगा? P2A। ये तो आपका फोर्स हो गया दोनों में, और एक फोर्स है mg, हो गया ना? तो सबसे पहले mg निकालेंगे हम। mg इक्वल टू कितना हो जाएगा? m द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है सूत्र? आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व गुणा g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो आयतन हमने मान लिया, सपोज कितना मान लिया? आयतन हो गया हमारा, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई लंबाई। क्षेत्रफल कितना है इसका? a है कि नहीं? और ऊंचाई कितनी है? h। घनत्व हमने सपोज रो मान लिया, घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, है ना? रो मान लिया, और गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया? g। तो mg इक्वल्स टू कितना आ गया है? a h रो g। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना देते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे? जो तरल स्तंभ है वो कैसा है? कैसा है बताओ? बेलनाकार है, ठीक है? तो इसमें जो बेलनाकार है, तो बेलन में जो ऊपर से नीचे को क्या लग रहा है? बल लग रहा है ना? एक बल कहाँ से? यहाँ से नीचे को लग रहा है P1A, और mg भी यहाँ को लग रहा है, ठीक है? और नीचे से ऊपर को क्या लग रहा है? P2A। C पॉइंट पे जो बल लग रहा है नीचे को लग रहा है, और D पॉइंट पे जो बल लग रहा है ऊपर को लग रहा है। अब अगर ये साम्यावस्था में है, साम्यावस्था का मतलब रेस्ट पे, यानी कि साम्यावस्था है, ठीक है? तो उस टाइम पे इसमें जो नेट बल होगा, इसमें जो नेट बल होगा वो शून्य होगा। साम्यावस्था समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ। उस टाइम पे जो नेट बल होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। अब नेट बल हम कैसे निकालेंगे? नेट बल के लिए हमें क्या चाहिए? एक बल तो ये है, एक बल ये है, तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इक्वल्स टू 0। यानी कि साम्यावस्था में जो उसका नेट बल होगा वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो नेट बल कितना आएगा फिर? नेट बल कितना आएगा? mg प्लस P1A आएगा ना? अब माइनस P2A बराबर 0। ये है कि नहीं? ये माइनस क्यों आया? नेट बल परसों मैंने एक दिन बताया था आपको, नेट बल कैसे निकालते हैं, जिस दिन मैंने भारहीनता पढ़ाया था। नेट बल कैसे निकलता है? एक बल ऊपर से नीचे को लग रहा है, दूसरा बल नीचे से ऊपर को लग रहा है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। अब जो ऊपर से नीचे को लग रहा है mg प्लस P1A लग रहा है ना नीचे को, और नीचे से ऊपर को कितना लग रहा है? P2A, तो ये माइनस हो गया, ठीक है? अब यहाँ mg की वैल्यू हम 1 से रख देते हैं। mg की वैल्यू हो गई a h रो g प्लस a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0। इतना आ गया ना? अब ये इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाएंगे तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है? उल्टा कर देंगे, या ऐसे ही कर लो, a P1 माइनस P2 इक्वल्स टू माइनस a h रो g। हो गया ना? अब इसको हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, आएगा ना? यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a P2 माइनस P1 इक्वल्स टू a h रो g। आ गया ना? ये a से a कैंसिल हो गया, तो P2 माइनस P1 इक्वल्स टू कितना आ गया? h रो g। यही क्या है? साम्यावस्था में क्या है? जो प्रेशर है दोनों का वो इतना हो जाएगा, नेट प्रेशर, ठीक है? इतना हो जाएगा। अब इसमें एक चीज देखो, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू h रो g है, ये कब आएगा? जब ये दोनों ऐसे होंगे, C और D अगर एक ही तल में है, C और D अलग अलग बिंदु है ना, लेकिन C और D एक ही तल में होंगे तो H क्या हो जाएगा? वहां पे क्या हो जाएगा? H कितना हो जाएगा? मैं कह रही हूँ ये C और D के बीच में दूरी कितनी है? H है, लेकिन C और
ही तल में है तो H कितना हो जाएगा 0। तो C और D अगर एक ही तल में है तो H बराबर 0 हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 बराबर कितना हो जाएगा 0। और यहाँ से P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा P1। ये वही निकला, इसी से पास्कल का नियम निकला है कि क्या कोई भी मतलब कंटेनर है उसमें किसी भी बिंदु पर जो है दाब क्या रहता है समान रहता है, एक समान रहता है, ठीक है। यानी कि उसका दाब जो है समान रहेगा। यहाँ से ये निकल गया जब वो दोनों बिंदु कहाँ है एक ही तल में है। आया समझ में। P2 इक्वल्स टू P1। अब P2 माइनस P1 को अगर हम ये तो आ गया एक केस आ गया, अगर हम P2 माइनस P1 को हम कैपिटल P मान लेते हैं तो ये कितना आ गया H रो जी। P बराबर H रो जी। ये तो कंडीशन आ गई। हमारा फॉर्मूला क्या निकला P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H रो जी या P इक्वल्स टू H रो जी, वेयर P2 माइनस P1 इक्वल्स टू कितना है P हमने मान लिया, ठीक है। तो इतना आ गया, यानी कि द्रव स्तंभ के कारण दाब कितना आ जाएगा H रो जी। तो द्रव स्तंभ के कारण जो दाब होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पहला तो उस द्रव स्तंभ की या के गहराई पर H कितना गहरा है और द्रव के घनत्व पर, और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो किसी भी तरल स्तंभ के कारण जो दाब होता है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला द्रव स्तंभ की ऊंचाई पे, ठीक है, दूसरा उसके द्रव के घनत्व के, और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेगा। तो आपका यहाँ से P इक्वल टू कितना आ गया H रो जी। क्लियर हो ना, नोट कर लो इसे।